आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रेशो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है जी, जिसे आप उर्दू में निस्बत तनासब कहते हैं। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन दो लिखते हैं, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन हो जाए, इसके मतलब कुछ बेसिक रिजल्ट होंगे जो आगे सवालों में यूज होते हैं, तो वो आप लिखेंगे, फिर इंशाल्लाह इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखें कि व्हाट इज रेशो। तो अब लिखें इट इज ए रिलेशन बिटवीन quantities of same kind। रेशो क्या होती है कि एक रिलेशन होता है कोई सी भी दो क्वांटिटीज के दरमियान, लेकिन आप सेम काइंड, यहाँ पे सेम काइंड का वर्ड जो है ये बहुत जरूरी है। सेम काइंड का क्या मतलब है कि लंबाई की रेशो लंबाई से आप लेंगे, मसलन ये नहीं कह सकते कि लंबाई की रेशो आप वजन से ले लें, हाइट की रेशो वजन से, ऐसा नहीं है। वेट की रेशो वेट से, लंबाई की रेशो लंबाई से। अगर एक क्वांटिटी फीट में है, दूसरी क्वांटिटी भी आप फीट में कन्वर्ट करके फिर उसकी आप रेशो ले सकते हैं। लंबाई में भी फर्क होता है ना, मसलन एक आप लंबाई ले रहे हैं 4 फीट, दूसरी आप ले रहे हैं 5 किलोमीटर, तो तब भी आप रेशो नहीं ले सकते। दोनों का यूनिट फिर होता ही नहीं, अभी बताऊंगा। रेशो हैज नो यूनिट, आगे लिखें आप। ए रेशो बी, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ओवर बी। इन सब का एक ही मतलब है, ए रेशो बी या ए ओवर बी, इसका एक ही मतलब है। अब इसमें ए और बी दो क्वांटिटीज हैं, तो आगे आप लिखें इसमें, नोट दैट रेशो हैज नो यूनिट। रेशो का यूनिट क्यों नहीं होता? क्योंकि ऊपर भी अगर फीट है, नीचे भी फीट है, फीट से फीट कैंसिल हो जाएगा, उसका कोई यूनिट आएगा ही नहीं। ठीक है ना? तो इसी तरह अगर एक वजन ग्राम में है, दूसरा किलोग्राम में है, तो आप किलोग्राम वाले को ग्राम में कन्वर्ट करें या ग्राम वाले को, यानी दोनों सेम होनी चाहिए क्वांटिटी, तब उनकी रेशो आप ले सकते हैं। और इसमें एक चीज और कि अगर आपको कहा जाए रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स, तो पहले जो वर्ड आता है उसको आप लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, यानी ए रेशियो बी है तो ए लेफ्ट साइड पे है और ए इधर ऊपर आएगा। अगर रेशियो ऑफ बी टू ए हो तो फिर बी पहले आ जाएगा। तो जो चीज पहले बोली जाती है वो लेफ्ट साइड पे आपने रेशियो में जरूरी है कि वो पहले लिखनी है। ठीक है जी, ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोपोर्शन की, कि व्हाट इज प्रोपोर्शन। डेफिनेशन तो लिख ली होगी ना। एग्जाम्पल इसकी ये है, सपोज एक है जी आप 500 ग्राम, ये ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है आपके पास 2 kg। सपोज आपको कहा जाता है कि फाइंड करें ए रेशो बी। ए रेशो बी का मतलब मैंने क्या बताया, ए ओवर बी। आप ए की वैल्यू पुट करें 500 ग्राम डिवाइडेड बाय 2 किलोग्राम। अब केजी, किलोग्राम का मतलब, किलो का मतलब होता है 1000। आप इसको ग्राम में अगर कन्वर्ट करेंगे, किलो की जगह लिखेंगे 1000 और ये जी की जगह ग्राम आ गया, तो 500 बटा 200, 2000, सॉरी 2000 ग्राम। अब ये ऊपर भी ग्राम है नीचे भी ग्राम, तो कैंसिल हो जाते हैं। अब ये जो नई क्वांटिटी है, जस्ट इट इज रेशो, ये 2 नंबर पे
नंबर्स आएंगे ना, लेकिन कोई ये आपको वैल्यू नहीं बता रही कि इतने किलो वेट है, ये क्योंकि कैंसिल हो गए, तो इसलिए कोई यूनिट इसका यूनिट कैंसिल हो जाता है। सेम क्वांटिटीज है ना, तो एक जैसी क्वांटिटीज क्या होती हैं, कैंसिल हो जाती है। इसी तरह डिस्टेंस अगर आप एक मीटर में लेते हैं, दूसरा किलोमीटर में, तो किलोमीटर वाले को भी मीटर में कन्वर्ट करें, दोनों को सेम रख के फिर आप रेशो ले सकते हैं। नेक्स्ट है जी प्रोपोर्शन। रेशियो तो आप निस्बत को कहते थे उर्दू में, प्रोपोर्शन तनासुब है। ये बेसिकली क्या होता है कि दो रेशोज के दरमियान बराबरी का साइन है, इक्वालिटी का साइन है, ठीक है ना। दस इक्वालिटी बिटवीन टू रेशोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। इसकी डेफिनेशन ये होगी, साइन ऑफ इक्वालिटी between two ratios is called proportion. For example, क्या आप मैथमेटिकली लिखें, A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D। अगर ऐसे लिखा है तो प्रोपोर्शन इक्वालिटी की जगह आप लिख सकते हैं, ये ऐसे लिख सकते हैं, प्रोपोर्शन ये इक्वालिटी है बेसिकली, लेकिन चार डॉट डाल के हम प्रोपोर्शन एक साइन थोड़ा सा इक्वालिटी से डिफरेंट कर लेते हैं। अब इसको आप यहां से एक रिजल्ट बनते हैं कि अगर आप इसको ए और बी लिखें और इसको आप सी ओवर डी लिखें और क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ए डी इज इक्वल टू क्या आएगा, बी सी। ये ए डी क्या है, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। एक्सट्रीम कहते हैं बाउंड्रीज को, एंड वालों का प्रोडक्ट। दिस इज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। और ये बी सी क्या है, मिड वालों का प्रोडक्ट, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन। अगर आप उर्दू मीडियम से को बैठा है तो उसने पढ़ा होगा कि तरफैन का हासिल ज़रब इक्वल टू वस्तैन का हासिल ज़रब, छोटी क्लासों में आपने पढ़ा, ये वही चीज है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो ये एक रिजल्ट इसलिए बना है, जब आप आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ये चीज यूज होगी। जब भी मसलन इस तरह प्रोपोर्शन बन जाए और आपको कहा जाए डी निकालें, बी निकालें, सी निकालें, चार क्वांटिटीज हैं, चारों में से कोई एक वो कह सकता है, तो फिर आपको इसी तरह सॉल्व करना है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन रख के वहां से आपको जो भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी आप उसको निकाल सकते हैं। एक चीज और के इसमें ए को हम कहते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, बी इज कॉल्ड सेकंड प्रोपोर्शन, सी को हम कहते हैं थर्ड प्रोपोर्शन, और डी क्या कहलाता है, फोर्थ। टोटल ये चार क्वांटिटीज है। इसको लिख लें फिर आगे। तो एक क्वेश्चन है जी इसी से रेलिवेंट। एक्चुअली ये प्रोपोर्शन की आप एग्जांपल समझ लें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स
60:15। अब ये आपको प्रोपोर्शन में दी है, एक्स निकालना है। तो आपको पता है इसमें हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी एक्स इंटू 15, एक्स यहां से क्या आ जाएगा 15, 15 4 जार विच इज 12। बस ये सिंपल से क्वेश्चन है। इसको बता दूं, रेशो से मुतालिक एक और क्वेश्चन। सपोज आपको दिया जाता है कि ए रेशो बी इज इक्वल टू 2:3 एंड बी रेशो सी इज 3:4। फाइंड ए रेशो सी, इसको फाइंड करें। इस तरह के सवाल भी आते हैं, यानी ए रेशो बी गिवन है, बी रेशो सी भी गिवन है, फर्स्ट की थर्ड के साथ क्या रेशो बनेगी, इसको कैसे सॉल्व करना। इसमें आप यहां पे लिखें ए रेशो बी रेशो सी, तीनों को लिख लें। अब आपने ए रेशो बी की वैल्यू गिवन है, ए के नीचे 2 है, बी की वैल्यू 3 है, ए रेशो बी के नीचे उसकी वैल्यू पुट कर दें। बी रेशो सी, बी से स्टार्ट करें, दिस इज 3:4, कोई और भी हो सकती है, मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखी है। अब आपको फाइंड करना है ए रेशो, इसको सॉल्व कैसे करना है। इसका सिंपल सा ट्रिक है कि इस 3 के आगे जो जगह खाली, इसको भी लाइन लगा लें, इसको भी लाइन लगा लें। अब 3 के आगे कुछ नहीं है, इसी 3 को आगे कॉपी करना है, समझ रहे हैं ना। जो भी नंबर यहाँ पे होगा आगे जगह खाली, इसको कॉपी कर लें। इसी तरह इसके बैक साइड पे यहाँ पे खाली, इसी 3 को वापस लाना है, ना ऊपर से लाना है सामने, ऐसे हॉरिजॉन्टली चलना है। उसके बाद नेक्स्ट इनको आपस में मल्टीप्लाई करने, इसको आपस में, इनको आपस में। 3 2 जार 6, 3 3 जार 4 3 जार 12। अब ये ए का आंसर है, ये बी, ये सी का। आपको चाहिए ए रेशो सी, क्या चाहिए ए रेशो सी, यानी 6:12। इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें, 6 1 जार 6, 6 2 जार, तो ए रेशो सी का आंसर क्या है 1:2। अब ये इसका आंसर है फाइनल। लेकिन बाज़ ऑप्शन में आप ये निकालते हैं, दिया होता है 6:12। ऑप्शन को भी गौर करना है कि दिया कौन सा है। बाज़ इस फॉर्म में आप निकालते, वहां यूं दिया होता है, तो ये खुद सी आपने देख लेना है कि जिस फॉर्म में आंसर दिया है उसी फॉर्म को आप टिक कर दें। क्लियर है। और कई ट्रिक होते हैं लोगों के बनाए हुए, लेकिन जो मैथ का आपको बताया रूल है, सिंपल सादा है, वो यही है, इसी को आप फॉलो करें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी के 3 members divide a profit of Rs 67,200 among themselves in the ratio 2:3:7. What is the biggest share of the profit? What is the biggest या largest भी आ सकता था, biggest share।
कोई प्रॉफिट है 67,200 रुपए का किसी भी चीज का, किसी फर्म कंपनी में ये 3 लोग काम करते हैं, उनका ये मुश्तरका प्रॉफिट है। वो प्रॉफिट को आपस में डिवाइड करते हैं इस रेशो में, 2:3:7 में। तो बताएं लार्जेस्ट प्रॉफिट क्या होगा। स्मॉलेस्ट भी इसी तरह वो पूछ सकता है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन देखें इसका। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, कोई भी चीज 2-3 हिस्सों में तकसीम की गई हो, रेशो बता दी गई हो और आपको फाइंड करना है कि ए का हिस्सा क्या है। ये सवाल यूं भी हो सकता है कि देयर आर 3 men ABC, फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच पर्सन ए आर बी, या हर एक का शेयर मालूम करें, ए का भी, बी का भी, सी का भी। तो तीनों का भी आप कर सकते हैं। एक लार्जेस्ट भी निकाल सकते हैं, स्मॉलेस्ट भी निकाल सकते हैं, सवाल कुछ भी आ सकता है। आप माइंड में रखें 3 आदमी है ए बी सी, ये ए का हिस्सा, ये बी का, ये सी का। तो इसका तरीका सबसे ये है कि सबसे पहले आप इन रेशोज का सम लें, सम ऑफ द रेशोज। 2 + 3 + 7 कितना हो गया जी? 12। ठीक है जी। अब आपने फर्स्ट का निकालना है। अब लार्जेस्ट देखें निकालते कैसे। मैं रेशो ऑफ फर्स्ट पर्सन, रेशो ऑफ ए लिख रहा हूं, वो बनेगा 2/12 मल्टीप्लाई बाय दिस। रेशो ऑफ सेकंड 3/12 रेशो ऑफ 7/12 2000। ये तीनों का मैंने लिख दिया है। इसने पूछा तो एक का है जो लार्जेस्ट है। अब आपको यहां से पता कैसे चलेगा कि लार्जेस्ट है कौन सा या स्मॉलेस्ट कौन सा है। पहला पहला क्या है? लार्जेस्ट है। कैसे पता चला है? पहले पहला वाला स्मॉलेस्ट है। यहां देखें, हाँ जी, यहां से देखें, आपको बता देता हूं। ये 67,200 को 12 पे तकसीम कर रहे हैं हम, हर एक वैल्यू में, यानी 67,200 के हम 12 हिस्से कर रहे हैं। 12 हिस्सों में से इसने 2 हिस्से लेने, इसने 3 हिस्से लेने, इसने 7 हिस्से लेने। तो लार्जेस्ट वही होगा ना जो 7 हिस्से लेगा। तो सिर्फ ये निकालना है। अगर स्मॉलेस्ट कहेगा तो फिर ये निकालेंगे। बात समझ रहे हैं ना। तो सवाल मैंने इस तरह बता दिया, सबका हिस्सा भी निकाल सकते हैं। लार्जेस्ट पूछा है तो लार्जेस्ट क्या बनता है? ये बनता है। ये लार्जेस्ट वाली बात दोबारा सुन लें। 67,200 एक फिक्स अमाउंट है, आप उसको 12 पे तकसीम कर रहे हैं, यानी उसके 12 हिस्से कर रहे हैं। डिवाइड बाय 12 का क्या मतलब है? उसको 12 हिस्सों में, तो 12 हिस्सों में 7 हिस्से, 7 से मल्टीप्लाई क्या मतलब है? 7 हिस्से वो ले रहा है। ये 3 ले रहा है, ये 2 ले रहा है। तो जो 7 हिस्से लेगा, ज्यादा 7 है ना, इसको सिंप्लीफाई कर लें। ये होगा 12×5 = 12×6 = 200। तो 7 × 5600, तो जरा दे दें। 39,200 रुपए, ये सबसे लार्जेस्ट इसका हिस्सा है। बता दो जी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। The factory makes 560 fans in 7 days with the help of 20 machines.
how many fans can be made in 12 days with the help of 18 machines. अब ये क्वेश्चन जो है करने से पहले थोड़ा सा आपको प्रोपोर्शन के मुतालिक और बता दूं। आपने डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन पहले सुना होगा, नाम पता है ना क्या होता है? अगर एक तनासुब रास्त और तनासुब माकूस, अगर एक क्वांटिटी बढ़ाने से दूसरी भी बढ़ रही हो उसको हम क्या कहते हैं? रास्त, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और अगर एक बढ़ाने से दूसरी कम हो रही हो तो इसको इनवर्स प्रोपोर्शन। तो ये क्वेश्चन बेसिकली उसी का है, इसमें दोनों चीजें भी यूज हो सकती हैं। अब देखें इसमें सोल्यूशन में आप लिखें, जो क्वांटिटीज हैं उनको लिख लें। सबसे पहले फैंस हैं, एफ लिख लें या पूरा लिख लें। उसके बाद डेज हैं, उसके बाद मशीन है। अब 560 फैंस बनाती हैं, 7 दिन मशीनें चलती हैं और कितनी है जी? 20। ठीक हो गया। उसके बाद हाउ मैनी फैंस, फैंस की जगह एक्स लिख लें, फाइंड करने। 12 डेज चलें और 18 मशीनें चलें तो कितने फैंस बनाएंगे? ये क्वेश्चन है। पहले 560 फैन 7 दिनों में बनते हैं 20 मशीनें काम करके। मशीनें अगर 18 रह जाएं, 2 खराब हो जाती हैं, और डेज बढ़ा दिए गए 12 दिन चले तो कितने फैन बनेंगे? तो इसके लिखने का तरीका मेन इसमें जो है ना, वो प्रोपोर्शन जो आपने बनाना होता है वो है। आगे तो सिंप्लीफिकेशन है। तो इसका तरीका ये है, आप अपनी मर्जी से जहां भी एक्स होता है ना, जिस कॉलम में, ये 3 कॉलम है, उसमें कोई एरो लगा लें, नीचे लगा लें या ऊपर लगा लें, आपकी मर्जी, कोई एक एरो लगा लें। मैंने नीचे लगा लिए। अब उसके बाद आप इसको फिलहाल समझे है ही नहीं, इस क्वांटिटी पे हाथ रख लें, इनका कंपैरिजन करें। यहां से देखें 560 फैन 7 दिनों में बनते हैं, तो 12 दिनों में ज्यादा फैन बनेंगे। 7 दिनों में कितने बनते हैं? 560 बनते। तो 12 दिन ज्यादा काम किए तो फैन क्या करेंगे? ज्यादा होंगे। तो इनके और इनके दरमियान में तनासुब क्या हुआ? डायरेक्ट हुआ। अगर डायरेक्ट हो तो जिस इधर इस एरो का रुख है इसका भी उधर ही कर लें। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो तो एरो का रुख सेम कर लें। अब आप इस पे आ जाए, मशीन पे। इसको समझे है ही नहीं। 20 मशीनें 560 फैन बनाती हैं, 18 मशीनें कम बनाएगी ना, कम हो गई है। तो इसके दरमियान में क्या हो गया? डायरेक्ट हो गया। इसका एरो भी क्या होगा? नीचे हो जाएगा। बात समझ गए ना? अब लिखने का तरीका क्या है, इसको ये देख लें फिर लिखते रहना। एरो लगाने का यहां से स्टार्ट करें, 560 रेशो एक्स, ऊपर से नीचे। फिर यहां पे डालना है प्रोपोर्शन। एक्स वाली वैल्यू को पहले लिख लेना है, और एरो का मतलब है कि ऊपर से स्टार्ट करना है। उसके बाद इसको भी ऊपर से नीचे 7:12, और ये जो थर्ड वैल्यू है ये भी ऊपर से नीचे 20:18, यूं लिखना है। ये बात समझ आई है ना? लिखने का तरीका जो है एरो के तहत लिखा है। एरो का क्या मतलब है? जहां से एरो स्टार्ट होता है वो वैल्यू लेफ्ट पे लिखनी है। इसको लिख लिया एक्स वाली को, क्योंकि इन दोनों का कंपैरिजन इनसे है, इसीलिए इसको हम अलग करेंगे, क्योंकि इन दोनों ने इसके साथ इसका ताल्लुक है। इसकी निस्बत हमने दोनों से कंपेयर किया। तो ये 7:12 और इसी के नीचे आएगा 20:। अब यहां से प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये बन जाएगा x 7 × 20 इज इक्वल टू 560, और x यहां से निकाल लें, डिवाइडेड बाय 7 × 20। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। 4 5 जार, 4 3 जार, 5 वाला इस पे 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, और 7 वाला इस पे जाएगा 7 1 जार 7,
76 है। तो ये इसको जो 3 ज़रब 18 ज़रब 16, ये 54 हो जाएगा। 54 ज़रब 16 कर लें, 864 पेन, ये इसका आंसर है। बता दो। नेक्स्ट इसी तरह का क्वेश्चन है जी, 120 men are used built a building in 30 days। 120 आदमी 30 डेज में एक बिल्डिंग बनाते हैं। हाउ लॉन्ग will it take 80 men to do the same job। वही बिल्डिंग 80 आदमी कितने दिनों में बनाएंगे? तो बड़ा सिंपल सवाल है, दो ही क्वांटिटीज हैं, इधर आप मैन लिखेंगे, इधर आप डेज लिखेंगे। 120 आदमी 30 दिनों में बिल्डिंग बनाते हैं, 80 आदमी कितने दिनों में बिल्डिंग वही बनाएंगे? तो देखें इसमें, इसका आप एरो लगा लें जिस तरह आपका मर्जी है, नीचे लगाएं या ऊपर। मैं इस दफा ऊपर लगा रहा हूं, कोई हरज नहीं, जैसे मर्जी लगा लें, लेकिन एक फिक्स कर लें। अब यहां से देखें, 120 आदमी 30 दिन में काम मुकम्मल करते हैं बिल्डिंग का। आदमी कम हो गए तो दिन ज्यादा लगेगा ना। आदमी 120 की बजाय क्या हो गए, और काम वही, बिल्डिंग वही है, तो दिन क्या लगेंगे, ज्यादा। एक क्वांटिटी कम होने से दूसरी बढ़ गई है, इनके दरमियान क्या हो गया, इनवर्स। तो जब इनवर्स हो तो इस एरो के अपोजिट दूसरा एरो लगाना है। इसका एरो ऊपर है तो इसका किधर होगा, नीचे होगा। बात समझ रहे हैं ना? अगर इसको आपने पहले नीचे लगाया तो इसको ऊपर लगाते, वो आपने कोई एक फिर उसके अपोजिट लगाना है। यहां पर लिख लें बेशक, दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन। अब लिखने का तरीका वही है, यहां से स्टार्ट करें, नीचे से ऊपर x रेशो 30, प्रोपोर्शन 120 रेशो 80। उसके बाद वही काम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। फोर टू जार 8 और 3 जार 2, 15 जार 45 डेज आ जाएगा। 45 दिनों में 80 आदमी उसी बिल्डिंग को खत्म करेंगे।